अजी सुनते हो, सुनो तो सही, देखो तो जरा, माँ जी अभी तक नहीं आई। 9 बज गए हैं। रोज 8 बजे तक आ जाती है, पर 2-3 दिनों से आधे घंटे देर आती है, और आज तो 1 घंटा हो गया। प्रिया ने अपने पति से कहा। कहाँ जाएगी, आ रही होगी, तू चिंता मत कर। धीरज ने कहा। नाश्ता भी बनाना है, सारा काम भी पड़ा है, काम वाली भी नहीं आई है। अब मैं ऑफिस जाऊं या घर का काम देखूं? मेरे ऑफिस जाने का भी टाइम हो गया है, और मेरा नाश्ता टिफिन कुछ भी तैयार नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गई। मैं तो कहती हूँ आज पूछ ही लो उनसे कि ये सब क्या चल रहा है, कहाँ जाती है आजकल। प्रिया गुस्से में धीरज से बोली। कहाँ जाएगी, कोई मिल गया होगा तो बात करने बैठ गई होगी। ये सारी बातें निर्मला देवी के बारे में हो रही थी, जो पति के देहांत के बाद गांव से शहर अपने बेटे धीरज के पास आ गई थी। गांव में अकेले कैसे रहेगी, इसलिए धीरज उन्हें अपने साथ ले आया था। जब से वो यहाँ आई, धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के ऊपर आ गई थी। एक बेटी भी थी उनकी, जो विदेश में रहती थी। बेटा और बहू एक IT कंपनी में बड़ी पोस्ट पर थे। आदि उनका 3 साल का पोता नर्सरी में था। उसे स्कूल में लाने छोड़ने की जिम्मेदारी भी निर्मला देवी की ही थी। पहले घर के सभी कामों के लिए काम वाली थी और एक फुल टाइम मेड भी थी, जो आदि को संभालती, लेकिन काम ठीक से नहीं करते। ये वजह बताकर सभी को हटा दिया। बस झाड़ू पोछा के लिए एक काम वाली आती थी। ये अपना ही घर और ये अपनी भी तो जिम्मेदारी है, ये समझकर निर्मला देवी सारी नई जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। लेकिन इतना करने के बावजूद उनकी कोई इज्जत नहीं थी। बहू तो कभी ठीक से बात भी नहीं करती थी, उसे तो सिर्फ काम से मतलब था। अपने बेटे से 2 प्यार के बोल सुनने के लिए उनका कान तरस जाते थे। एक दिन बहू फोन पर बात कर रही थी। उसे उस दौरान कुछ ऐसा सुनने को मिला जो उनके लिए सहना मुश्किल था। प्रिया फोन पर हंस हंस कर किसी से बात कर रही थी और कह रही थी कि अब तो आराम ही आराम है, आदि की भी चिंता नहीं रहती। माँ जी ने घर बड़े ही अच्छे से संभाल लिया है, इसलिए तो उन्हें गांव से यहाँ लाए, मतलब उनके लिए पैसों भेजने की जरूरत नहीं। और काम वाली जो कि पैसे देते थे वो भी बच गए। और एक काम तो बड़ा अच्छा हो गया, वो मतलब आदि को संभालने का, और वो भी एकदम फ्री में एक फुल टाइम मेड मिल गई। इतने नखरे होते हैं काम वाली के, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। आगे कुछ और सुनने की हिम्मत निर्मला देवी में नहीं थी। जिन्हें वो अपना परिवार समझ रही थी, उनके लिए वो सिर्फ एक फुल टाइम मेड थी। ये सोचकर भी वो बेचैन हो उठती थी, पर बहू को भी क्या दोष है, उनका खुद का बेटा भी उनकी इज्जत नहीं करता। कितने प्यार और अपनेपन से वो घर संभाल रही थी, लेकिन ये सब सुनकर बहुत दुखी हो गई थी। निर्मला देवी के पति दूसरों के यहाँ मजदूरी करते थे, उसी से उनका गुजर बसर होता था। संपत्ति के नाम पर बस एक छोटा सा कमरा था, लेकिन दोनों बच्चे को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। दोनों यही सोचते थे कि हमारे बच्चे खूब पढ़े लिखे और जीवन में कुछ बने, और धीरज उनकी अपेक्षा पूरी भी करता। 12वीं पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए धीरज को शहर भेज दिया। अपना पेट काट कर दोनों ने रात दिन मजदूरी करके उसे इंजीनियर बनाया, और उसकी मेहनत का फल कहो या कुछ और, धीरज का सिलेक्शन एक IT कंपनी में हो गया। एक दिन वो गांव आया और उन दोनों से कहा कि उसे एक लड़की पसंद है और वो उससे शादी करने वाला है। ये सुनकर मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो बेटा जिसे इतनी मेहनत से बड़ा किया और वो अपने पैर पर खड़ा हो सके, इस काबिल बनाया। उस बेटे की शादी के लिए इतने सपने देखे होंगे उन्होंने, पर बेटे को खुश देखकर वो भी राजी हो गया। और अगर राजी ना भी होते तो क्या फर्क पड़ता। धीरज तो उन्हें बस बताने आया था। उसने कहा कि तुम लोगों को कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, प्रिया के पापा ने सारी तैयारी कर ली है,
आपको बस आशीर्वाद देने आना है। धीरज की शादी हो गई और वो अपने संसार में रम गया। पिताजी के देहांत के बाद गांव का घर बेचकर वो मैं अपने साथ ले आया। आज भी वो आदि को स्कूल छोड़ने गई हुई थी, लेकिन रोज की वापस आने के समय 1 घंटा ऊपर हो गया था, इसलिए प्रिया चिड़चिड़ा रही थी। इतने में निर्मला देवी घर आ गई। माँ, कहाँ रह गई थी तुम? हम दोनों को कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। धीरज ने कहा, सही कह रहे हो बेटा, चिंता तो होगी ना, घर का सारा काम जो पड़ा है। ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे तो ये चिंता हो रही थी कि इस अनजान शहर में कहीं रास्ता न भटक गई हो। धीरज बोला, चलो तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ की चिंता तो है, पर अब इस घर को तुम्हें संभाल लो। मैं चली। निर्मला देवी बोली, जा रही हूँ। कहाँ और क्यों? दोनों एक साथ पूछ बैठे। प्रिया को तो जैसे सदमा ही लग गया था। घर की आदि का कैसे होगा ये सब सोचकर उसे जरा टेंशन ही आ गया था। लेकिन माँ, तुम कहाँ जाओगी? अब तो घर में भी नहीं है गांव में। तुम्हें कोई परेशानी है यहाँ? तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे रहने और खाने पीने की सुविधा हो गई है। एक डे केयर मुझे काम मिल गया है, मैं वहाँ जा रही हूँ। निर्मला देवी बोली, तुम वहाँ काम करोगी और मेरी इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? तुम्हें कोई परेशानी है तो हमसे कहा होता। कम से कम हमें बदनाम तो मत करो। कितनी इज्जत है हमारी यहाँ, आपको अंदाजा भी है इसका? प्रिया बोली। निर्मला देवी हंसी और कहा, इसमें क्या शर्माना, काम तो काम होता है और मैं वहाँ पूरे मान सम्मान के साथ रह पाऊंगी और फुल टाइम मेड से ये काम मुझे ज़्यादा अच्छा है। ये सुनकर मानो प्रिया के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। और तुम इज्जत की चिंता मत करो, मैं यहाँ से दूसरे शहर जा रही हूँ। ये कहकर वे अपने कमरे से चली गई। दोनों उनके तरफ देखते ही रह गए। दूसरे दिन जब वे जाने के लिए निकली तो दोनों ने उनके पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगे। दोनों के आंखों से आंसू बह रहे थे। उनकी अपनी गलती का एहसास हो गया था। हमें माफ कर दो, हम स्वार्थी हो गए थे। अब हम सभी कामों के लिए काम वाली रखेंगे, पर आप मत जाइए, आप यहीं रहिए और अपने पोते के साथ खेलिए, बस जाइए मत। निर्मला देवी बोली, चलो अच्छी बात है कि तुम्हें देर से ही सही पर अपनी गलती का एहसास तो हुआ। और अपने कमरे में जाकर अपनी सहेली को फोन किया और कहने लगी, तुम्हारा सुझाव तो काम कर गया। मेरे बेटे बहू को उनकी गलती का एहसास हो गया और आगे से वे सभी हंसी खुशी एक साथ रहने लगे।